जीडीपी, इसका अब नया मतलब हो गया है जी गिरती, डी डूबती और पी पिछड़ती अर्थव्यवस्था। 73 साल में पहली बार जीडीपी पहली तिमाही में घटकर -24% होने का मतलब है कि आम आदमी की औसत आय धड़ाम से गिरेगी। जीडीपी के ध्वस्त होने के असर का साधारण व्यक्ति पर आकलन करते हुए एक्सपर्ट्स 2019-20 की प्रति व्यक्ति सालाना आय जो 1,35,050 थी, उसका हवाला देकर उदाहरण से बताते हैं कि अगर 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 24% गिरी और दूसरी तिमाही जो अब खत्म हो गई है लगभग, तो उसमें भी इसी प्रकार से या इससे बुरी तरह से गिरेगी, तो पूरे साल में अगर 11% भी जीडीपी में कमी आई तो आम जनमानस की आय 15,000 रुपया सालाना कम हो जाएगी। साल 2020-21 में आय बढ़ने की बजाय आम भारतीय की आय में 15,000 रुपया सालाना की गिरावट आएगी। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ टैक्सों की भरमार और तीसरी तरफ मंदी की मार, ये तो मिलकर आम जनमानस को मार डालेंगे यार। सच्चाई यही है। दूसरा, टूटा सबका विश्वास और छोड़ा सबका साथ। लोगों का विश्वास इस सरकार से पूरी तरह उठ चुका है। This government is not only facing a confidence deficit but a complete collapse of confidence. लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों से पूछिए तो वो बताएंगे कि या तो बैंक कर्ज नहीं देते और ना ही कोई वित्तीय सुविधा देते और वित्त मंत्री की जबान का कोई ईमान नहीं बचा। उधर बैंकों को सरकार पर विश्वास नहीं बचा और सरकार का आरबीआई से विश्वास उठ गया है। प्रांतीय सरकारों का केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं बचा। चारों तरफ अविश्वास का आलम है। मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ का जुमला आर्थिक पैकेज भी डूबती हुई अर्थव्यवस्था, आर्थिक तबाही व गिरती जीडीपी को नहीं बचा पाया। टूटे विश्वास और छूटते साथ का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? तीसरा पहलू, भयानक आर्थिक मंदी का सच क्या है? क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ का व्यापार और भ्रम का प्रचार कर रही पाखंडी मोदी सरकार सच्चाई का सामना करने से भाग रही है। पर सच्चाई और आंकड़े हैं क्या? और हमने 6 तथ्य आपके समक्ष इसमें रखे हैं। रोमन 1, आर्थिक बर्बादी के चलते 40 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबी रेखा से नीचे धकेले जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है। नंबर 2, रोमन 2, भयानक आर्थिक मंदी के बीच 80 लाख लोगों ने मजबूरन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जमा 30,000 करोड़ रुपया निकलवा लिया, जो कभी नहीं हुआ। रोमन 3, अप्रैल से जुलाई 2000 के बीच, अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच 2 करोड़ नौकरी पेशा लोगों की नौकरियां चली गई। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो लॉकडाउन में 10 करोड़ से अधिक नौकरियां चली गई। ये हम नहीं कह रहे, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी कह रहा है। देश की 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमई इकाई में से इनमें से केवल 1/4 इकाइयां ही 50% उत्पादन कर पा रही हैं। बाकी सब एमएसएमई इकाइयां या तो बंद पड़ी हैं या परमानेंट तालाबंदी की कगार पर आ खड़ी हुई है।
ये एमएसएमई का आंकड़ा है जो उन्होंने दिया है। रोमन 5, साल 2020-21 की पहली तिमाही में जैसा आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जीडीपी -50% गिरी, ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट में -47% की गिरावट आई, मैन्युफैक्चरिंग में -39.3% की गिरावट आई और सर्विसेज सेक्टर में 26% की गिरावट आई। यानी करोड़ों रोजगार चले गए और भविष्य में रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं बची। और रोमन 6 जो और भी चौंकाने वाला है, 1 सितंबर 2020 यानी कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं। उसमें चौंकाने वाली बात यह कही गई है कि 2020-21 में जीडीपी -10.9% या लगभग 11% गिरने वाली है। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, ये देश का लीड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है, आप खुद आकलन कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट, केंद्र सरकार ही डिफॉल्टर हो गई है। प्रांतीय सरकारों का जीएसटी कंपनसेशन का पैसा देने तक से इनकार कर दिया और यह सीधे सीधे संघीय ढांचे पर आक्रमण है, वह आर्थिक अराजकता है। 73 साल में पहली बार केंद्र सरकार घोषित रूप से डिफॉल्टर है। वित्त सचिव ने 11 अगस्त 2020 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में जाकर यह कहा कि इस साल हमारे पास कोई पैसा केंद्र सरकार के पास जीएसटी कंपनसेशन का प्रांतीय सरकार को देने के लिए नहीं बचा। दूसरी तरफ अगर आप एसबीआई की कल 1 सितंबर 2020 की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि प्रांतों को जीएसटी कलेक्शन में 3 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होने वाला है। 3 लाख करोड़ रुपए का सालाना, कुल नुकसान 6,20,000 करोड़ का सालाना नुकसान प्रांतों को होगा। सवाल यह है कि प्रांत अपना खर्चा कहां से और कैसे चलाएंगे। 6,20,000 करोड़ में से अगर 3 लाख करोड़ कर्जा भी ले लें तो उसका ब्याज वापस देंगे कैसे? क्या केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों के जीएसटी का हिस्सा देने से इनकार कर सकती है? ये संघीय ढांचे पर आक्रमण नहीं तो क्या? ये आर्थिक अराजकता नहीं तो क्या? और 5वां, किसान के साथ साथ मजदूर और मध्यम वर्ग पर सुनियोजित हमला बोला जा रहा है। इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू, 31 अगस्त 2020 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर मोदी सरकार ने 1 सितंबर के बाद नौकरी पेशा लोगों और मध्यम वर्गीय लोगों की ईएमआई का मोरेटोरियम आगे बढ़ाने से, यानी भुगतान आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। मोदी सरकार ने सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को पूरी तरह से ब्याज में छूट देने से भी इनकार कर दिया। कॉरपोरेट सेक्टर को तो 1,45,000 करोड़ की टैक्स छूट दी जा सकती है। साल 2019-20 में 1,85,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो सकते हैं, परंतु मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास जो हैं उनकी ना ईएमआई का मोरेटोरियम बढ़ाया जा रहा और ना ब्याज में छूट दी जा रही है। जले पर घाव छिड़कना नहीं तो क्या? दूसरा पहलू, किसान और मजदूर का नाम लेकर अपनी झूठी पीठ थपथपाने वाली मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के किसान और खेत मजदूर को आत्महत्या की ड्योढ़ी पर पहुंचा दिया है। एनसीआरबी का ताजा आंकड़ा जो कल जारी हुआ है वो ये दिखाता है कि 2019 में 42,480 किसान और मजदूरों ने आत्महत्या की, यानी हर रोज 116 किसान मजदूर आत्महत्या के काल के ग्रास बन रहे हैं। पर सरकार क्या कर रही है? तीसरा पहलू,
यही हाल बेरोजगारों का भी है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट ये दिखाती है कि साल 2019 में 14,019 बेरोजगार आत्महत्या को मजबूर हो गए क्योंकि रोजी रोटी और रोजगार नहीं। यानी देश में प्रतिदिन 38 बेरोजगार आत्महत्या को मजबूर हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री रात को सो कैसे पाते हैं जिस देश में 116 किसान मजदूर और 38 बेरोजगार आत्महत्या की कगार पर खड़े हों, आत्महत्या को चूम लेते हो। दोस्तों, अहंकार में डूबी मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों की तरक्की, किसानों की मेहनत, युवाओं के रोजगार सबको हराकर केवल अपने दल की जीत और स्वार्थ सिद्धि में लगी है।